आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 क्वेश्चन बैंक से हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी ईट मनके तथा अस्तिया से 5 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कवर करने वाले। इससे पहले भी मैंने 5 नंबर के चैप्टर नंबर 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन वो सारे करवा दिए हैं। वो सारे वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अवेलेबल है, जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद इस वीडियो को भी देख लीजिएगा पूरी तरीके से। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक अनुष्ठानों के संकेत पर प्रकाश डाले। यानी जो भी सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक अनुष्ठान थे, ठीक है, देवी देवताओं के, वो सारे देवी देवताओं के धार्मिक अनुष्ठानों पर आपको यहाँ पर कुछ आंसर लिखना है, यानी उस पर प्रकाश डालना है। यहाँ पर देखिए आंसर क्या है। हड़प्पा लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों का अनुमान उनकी कुछ मूर्तियों, बर्तनों और ताम्र पत्रों के चित्रों से मिलता है। मातृदेवी की अनेक मूर्तियाँ मिली है जिनसे पता चलता है कि मातृदेवी ही उनकी पूज्य देवी थी। यानी मातृदेवी की जो मूर्ति है वो कई स्थानों में भी वहाँ पर मिले हैं, जिसके द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मातृदेवी की ही पूजा की जाती थी। आगे यहाँ पर एक मूर्ति ऐसी मिली है जो बिल्कुल नग्न है तथा हाथ में कटार तथा गले में मुंडों की माला है। इससे यह पता चलता है कि लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नर बलि भी देते थे। यह नहीं कहा जा सकता है कि मातृदेवी के लिए मंदिर भी बनाए जाते थे या फिर नहीं भी बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो से उनके एक देवता की मूर्ति मिली है जो कि आजकल के शिव देवता से मिलती जुलती है। संभवतः ये लोग वृक्षों तथा पशुओं, सांड यानी पशु में कौन, सांड आदि तथा सांपों और पत्थरों की भी पूजा करते थे। यह धर्म आखिर ये पता कैसे चला कि वहाँ पर पशुओं या फिर सांप या फिर ये सब वगैरह जानवरों की भी पूजा करते थे? क्योंकि जो शिव भगवान का जो वहाँ पर मूर्ति मिला था, उस भगवान के चारों ओर में भी सांप लपेटे हुए थे, कई जानवरों के वहाँ पर मूर्तियाँ थी। तो इससे यह पता चलता है कि वो लोग इन जानवरों को भी पूजा करते थे। आगे यहाँ पर देखते हैं, आजकल के हिंदू धर्म का मूल रूप था। यानी ये जो धर्म था वो हिंदू मूल का, जो आजकल जो हिंदू धर्म में मनाया जाता है उसी प्रकार ये धार्मिक वहाँ पर भी वैसे ही मनाया जाता था। बड़ी संख्या में ताबीज़ प्राप्त हुए हैं जिनसे ज्ञात होता है कि वे संभवतः भूत प्रेत में विश्वास रखते थे तथा इनसे डरते थे, इसलिए वे रक्षात्मक ताबीज़ पहनते थे। ठीक है, तो ये सिंपल आपका आंसर था इस प्रश्न का। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक अनुष्ठान का जो संकेत है वो कैसे मिला, क्या मिला, यहाँ पर इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तर्कों के आधार पर यानी तर्कों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासन तंत्र की व्याख्या करें। मतलब आप अपने से तर्क के द्वारा बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासन तंत्र के बारे में। चलिए आंसर में देख लेते हैं कि कैसे आंसर लिखना है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई थी, यानी हड़प्पा स्थल की ही खोज हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। यह सभ्यता भारत की प्राचीनतम विकसित सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल से शुरू हुई थी, इसलिए इसके नाम पर ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। आगे देखिए यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासन तंत्र शासक द्वारा संचालित होता था। इस संबंध में विद्वानों में मत विभिन्नता है, यानी कई विद्वान अलग अलग तर्क दिए हैं। कुछ विद्वानों का तो विचार है कि हड़प्पा समाज में कोई शासक नहीं था तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, और अन्य पुरातत्वविदों का कहना है कि यह एक से अधिक शासक थे। उनके अनुसार हड़प्पा मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो आदि के अलग अलग शासक थे। यानी हड़प्पा में अलग कोई राजा होगा, मोहनजोदड़ो में भी कोई अलग राजा होगा और चहुंदड़ो में भी अलग राजा होगा। कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि सिंधु हड़प्पा सभ्यता एक राज्य की थी। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है ये वाला लाइन कि पूरी सभ्यता का एक ही राजा था। मतलब कुछ बोलते थे कि जगह जगह पर अलग अलग है, तो कुछ बोलते थे कि पूरी सभ्यता, सिंधु सभ्यता पर एक ही राजा है। तर्क के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासन तंत्र प्रशासकों के हाथ में केंद्रित था। यानी वहाँ का जो सत्ता का बागडोर सत्ता के प्रशासन के हाथों में ही केंद्रित था। तो इस तरीके से मैंने आपको सिंपल भाषा में तर्कों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रशासन तंत्र थे उसके आंसर मैंने आपको बताया। आपको इसी प्रकार आंसर सिंपल भाषा में लिखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करें। ऐसे तो बहुत सारे विशेषता हैं, ठीक है। देखिए ये 2015 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, यानी ये 2015 में भी पूछा गया क्वेश्चन है
और 2014 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट किया गया है। तो इसका आंसर आपको 2015 के क्वेश्चन नंबर 29 में देखना है। देखिए, पहला तो यहाँ पर नगर निर्माण योजना है, हड़प्पा संस्कृति का खास विशेषता। दूसरा भवन निर्माण है। तीसरा वहाँ की जो कला आकृति थी, यानी बहुत लोग वहाँ कलाकार थे, एक से एक चीज़ों का निर्माण करते थे। बहुत सारे यहाँ पर विशेषता है, लेकिन हमको सिर्फ 2 विशेषताओं का वर्णन करना है। तो चलिए इन 2 विशेषताओं को वर्णन करते हैं। तो पहले देखते हैं नगर निर्माण योजना की क्या क्या विशेषताएं थी। यहाँ पर दिया हुआ स्थलों के उत्खनन से ज्ञात होता है कि उस समय के लोग प्रायः नगरों में रहते थे। डॉक्टर पुलस्कर के अनुसार मोहनजोदड़ो में जाने वाले व्यक्ति उनके नगर निर्माण को देखकर चकित रह जाते होंगे। इन खंडरों में आकर ऐसा प्रतीत होता है कि हम लंकाशायर के किसी आधुनिक नगर में खड़े हैं। यानी सीधा बात है कि वहाँ की जो नगर निर्माण योजना थी बहुत ही प्रभावशाली थी, लोगों को देखने में अच्छा लगता था। तो ये सब वहाँ की जो खासियत था नगर निर्माण योजना का, वो यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर भवन निर्माण कला। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सिंधु घाटी की खुदाई करने से यह पता चलता है कि कमरे के मकान से लेकर बड़े बड़े भवन तक बनाए जाते थे। यह भवन प्रायः 3 प्रकार के होते थे। नंबर 1 रहने के घर, नंबर 2 पूजा गृह या फिर पब्लिक हॉल, यानी पूजा स्थल या फिर पब्लिक हॉल जो बनाया जाता है उस प्रकार। तीसरे नंबर पर है सार्वजनिक स्नानागार, यानी तालाब जो बनता था सभी सार्वजनिक लोगों के लिए, उसी के बारे में यहाँ बात किया गया है, सार्वजनिक स्नानागार। रहने के मकान कई प्रकार के थे, जो प्रायः पक्की ईंटों और मिट्टी के बने होते थे। मकान कई तलों में होते थे, यानी कई तल्लों में होते थे, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला इस प्रकार। ऊपर जाने के लिए प्रायः सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। मकानों में हवा और धूप जाने के लिए रोशनदान तथा दरवाज़ों का प्रयोग किया जाता था। यानी रोशनदान भी वहाँ पर था, जो आजकल रोशनदान आपको मिल जाएगा जिससे हवा और धूप दोनों प्रवेश किए जाते हैं ना, खिड़कियों में लगे रहते हैं ना रोशनदान, उसी प्रकार वहाँ भी व्यवस्था था रोशनदान का। आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, हर एक घर में रसोई घर और स्नान गृह होता था, यानी बाथरूम होता था और किचन भी होता था। दूसरे प्रकार के भवन को पूजा गृह या पब्लिक हॉल जाना जाता था, यानी पूजा गृह भी और पब्लिक हॉल से भी जाना जाता था, जो दूसरे प्रकार के भवन के कैटेगरी में आते थे, जो राज्य के कार्य चलाने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। तीसरे प्रकार, यानी राज्य के कार्य का मतलब समझिए, जो हॉल होता होगा ना पब्लिक हॉल, वहाँ पर मान के चलिए कोई आम सभा होता होगा या मीटिंग होता होगा किसी तरह का, तो वो राज्य के चलाने के लिए प्रयोग किया जाता होगा। तीसरे प्रकार के भवन सार्वजनिक स्नानागार थे, यानी जो तालाब बनाया गया था सार्वजनिक तालाब, वो तीसरे प्रकार के भवन के रूप में माना जाता है। इनके संभवतः सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो में था। यह तालाब प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध थे। इनके चारों ओर बरामदे तथा कमरों का विशेष प्रबंध था। तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई हुई थी। गंदा पानी निकलने के लिए भी नाले का प्रबंध था। इस तालाब की मजबूती का इसी बात से पता चलता है कि हजारों सालों से बिना नष्ट हुए यह तालाब लगभग वैसा का ही वैसा पाया गया है। यहाँ पर मैंने आपको इस प्रश्न का आंसर बड़े डिटेल और शॉर्ट तरीके से मैंने बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में तो आ गए होंगे। तो आप लोग इसको नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और इसको लिख कर याद कीजिए। 100% एग्जाम में आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में बनाने में किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ जो भी नए व्यूअर इस वीडियो को आखिर तक देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।